हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। यहाँ पर आज के इस सेशन में आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की श्रृंखला कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए सारे प्रश्नों को यहाँ पर संकलित किया गया है, समाहित किया गया है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने आंसर को भी बताते चलेंगे और अपने परीक्षा की तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से करते रहेंगे, इस संस्थान के साथ जुड़ कर के। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रतिदिन जो है हमारी शाम को 6 बजे लाइव क्लास आती है। तो यदि आपने पहली बार विज़िट किया है चैनल पर तो चैनल को आप लोग कर देंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसे आप लोग प्रेस भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पहले क्वेश्चन को स्क्रीन पर लेकर के आ रहे हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग बताएँगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में दिया है कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 दिया है। सीटेट जनवरी में जो आयोजित हुई थी परीक्षा 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? जो भी हमारे साथ बच्चे लाइव हैं, तो इसका जो आंसर होगा, पहला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा, यानी कि जो सी विकल्प दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि हम बात करते हैं कि इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही यहीं से जो है बहुत सारे अधिकांश बातों को लिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो विकल्प सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिकरण दिया है, कृषि उत्पादन बढ़ाना दिया है, रोजगार बढ़ाना दिया है, शहरीकरण दिया है। तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो रोजगार बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो आंसर जो यहाँ पर होगा बच्चों आपका विकल्प जो बी दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आप सब डिटेल में देख सकते हैं। हरित क्रांति के विषय में अगर आपसे डिस्कस हम करें, अगर आप सभी से डिस्कशन किया जाए कि हरित क्रांति जो है भैया, इस हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति जो है, इस हरित क्रांति के जनक कौन है? जनक कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? नारिमन, नारिमन बोरलाग। नारिमन बोरलाग जो है, ये हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना? यदि यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो क्या हो जाता आंसर आपका? एम एस स्वामीनाथन हो जाता। एम एस स्वामीनाथन, ये आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ तक आपने समझ लिया, सोच लिया सब कुछ बेहतर तरीके से। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सामाजिक अध्ययन में भूमिका अभिनय यानी कि रोल प्ले का प्रयोग किस लिए किया जाता है? केवल मनोरंजन हेतु, शिक्षक की मदद हेतु, बच्चों में सामाजिक समझ विकसित करने हेतु, समय व्यतीत करने हेतु। सीटेट जो है सितंबर में क्वेश्चन आया हुआ है वर्ष 2016 में। जल्दी से बताएंगे आप सब इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो हम लोग देखते हैं, इसका डिटेल में मूल्यांकन करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। यानी कि यदि एसएसटी विषय आप लोग देख रहे हैं, तो एसएसटी विषय में रोल प्ले का प्रयोग क्या होगा? केवल मनोरंजन के लिए तो बिल्कुल गलत दिया गया है कि मनोरंजन के लिए जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। शिक्षक की मदद है तो ये भी गलत दिया है, यानी कि जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो सी विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक अध्ययन में, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड, सेम क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुदलीय प्रणाली का लाभ क्या होता है? बहुदलीय यानी कि जैसे भारत देश में कैसा दल है अपने यहाँ? बहुदलीय प्रणाली है। भाजपा है, सपा है, बसपा है, बहुत सारी पार्टियां हैं ना, इनके क्या होंगे, बेनिफिट क्या होंगे, ये आपको बताना है। चुनाव में खर्च कम होता है, केवल दो पार्टियों को अवसर मिलता है, जनप्रतिनिधित्व अधिक होता है, तानाशाही को बढ़ावा मिलता है। चुनाव में खर्च कम होता है। भाई जब बहुत सारे दल होंगे तो चुनाव जब कराया जाएगा तो खर्च ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, ये भी गलत दिया है।
केवल 2 पार्टियों को अवसर मिलता है, यदि बहुदलीय प्रणाली है तो बहुत सारी पार्टियां होती हैं, ये भी गलत दिया है। जन प्रतिनिधित्व अधिक होता है, हाँ ये जो विकल्प सी दिया है ये आपका राइट आंसर होगा, जन प्रतिनिधित्व अधिक होता है, ठीक है ना। सी विकल्प जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मानव विकास सूचकांक एचडीआई किन आधारों पर निर्धारित होता है? जल्दी से बताएंगे हमारे साथ जो भी बच्चे लाइव हैं, इसका आंसर क्या होगा? मानव विकास जो सूचकांक है ये किस पर आधारित होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। दिया है विकल्प में, आप लोग देख सकते हैं, विकल्प के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर को बता सकते हैं। एचडीआई के परिप्रेक्ष्य में, मानव विकास सूचकांक के परिप्रेक्ष्य में जो आपका राइट आंसर होता है वो आप लोग बताएंगे बच्चों, क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य और आय होगा, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आय दिया है, विकल्प बी दिया है, तो विकल्प बी क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सहभागी शिक्षण विधि पार्टिसिपेटरी मेथड का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। विकल्प के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं, पहला विकल्प में क्या दिया है? विषय जल्दी खत्म करना, छात्र निष्क्रिय रहे, छात्र सक्रिय रूप से भाग ले, केवल शिक्षक बोले। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सहभागी शिक्षण विधि का उद्देश्य क्या होगा? विषय जल्दी खत्म करना, छात्र निष्क्रिय रहे, छात्र सक्रिय रूप से भाग ले, केवल शिक्षक बोले। तो विकल्पों को आप लोग देखेंगे तो आपका स्पष्ट आ जाता है, आंसर क्या होगा? सी विकल्प हो जाएगा, छात्र सक्रिय रूप से भाग लें, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये आपको बताना है। भारत की सबसे बड़ी झील क्या है, जल्दी से बताएंगे बच्चों, जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। चलो पहला जो विकल्प दिया है बुलर झील दिया, ध्यान देंगे, पहला जो विकल्प दिया है वो क्या दिया भैया? बुलर झील दिया है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे मीठी झील कौन है भारत में, सबसे मीठी झील कौन है, तो क्या होगा आपका आंसर? बुलर झील होगा, ठीक है ना। क्या होगा भैया आपका आंसर? बुलर झील होगा। ये बुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और विकल्प बी में क्या दिया है? चिल्का झील दिया है क्या? विकल्प बी में क्या दिया है? चिल्का झील दिया है। और ये जो चिल्का झील है ये सबसे अधिक खारे पानी वाली झील के नाम से जाना जाता है। चिल्का झील कहाँ पे है? भारत का जो उड़ीसा राज्य है, इसी उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। और यही जो विकल्प बी दिया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या दिया? पुलिकट झील दिया है, ये आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील दिया है, ये मणिपुर में है। तो आंसर आपने देख ही लिया कि बी विकल्प इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप सब देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये आपको बताना था बच्चों, तो 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? 1942, यानी विकल्प सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? चलो दिल्ली उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय, संविधान सभा दिया है। यानी भारत की जो न्यायपालिका है, ध्यान से समझेंगे आप सब, भारत की जो न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका के टोटल कितने चरण होते हैं इसको आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। न्यायपालिका की जो सबसे ऊपर की इकाई होती है उसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट से नीचे की जो इकाई होगी उसे हाई कोर्ट बोलते हैं। और हाई कोर्ट से नीचे की जो इकाई होगी उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है ये कहाँ पर होता है भैया? केंद्र के लिए होता है, केंद्र में है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ होता है? ये राज्यों के लिए हाई कोर्ट होता है। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ये कहाँ पर होता है? ये जिला में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। अब आंसर बच्चों क्या होगा? भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च जो न्यायालय है उसको किस नाम से जाना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। विकल्प जो भी दिया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप सब देख सकते हैं, सामाजिक अध्ययन पढ़ाते समय नक्शा मैप का उपयोग क्यों जरूरी है? मैप का उपयोग क्यों जरूरी है? जल्दी से बताएंगे आप सभी। केवल रंग भरने के लिए, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए,
अवधारणाओं की स्पष्टता के लिए, परीक्षा में अंक लाने के लिए। तो आंसर क्या होगा? सामाजिक विषय में नक्शा का प्रयोग क्यों होता है? अवधारणाओं की स्पष्टता के लिए। जैसे मान लीजिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो ज्योग्राफी में यदि हम लोग मैप का प्रयोग करते हैं, मैप के माध्यम से भारत के जो स्टेट हैं, इनकी अवस्थिति को बताते हैं, तो बच्चा जो है बेहतर तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। तो विकल्प जो सी दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? चलो जल्दी से बताएं, चुनाव आयोग जो है ये किस प्रकार की संस्था होगी? आप लोग बताएंगे जरा। तो चुनाव आयोग के विषय में यदि हम बात करते हैं, संविधान का भाग जो है 15 और अनुच्छेद जो 324 है, इसमें चुनाव आयोग के विषय में बताया गया है। तो चुनाव आयोग कैसी संस्था होगी भैया? विकल्प देखेंगे, असंवैधानिक दिया है, असंवैधानिक दिया है, और दूसरा विकल्प दिया है संवैधानिक दिया है, और अर्ध सरकारी दिया है, और न्यायिक दिया है। यानी कि ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान के किसी भाग में, अनुच्छेद में या अनुसूची में किया गया है, उन्हें हम लोग कहते हैं संवैधानिक संस्था कहते हैं। और यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो चुनाव आयोग है, इनका मेंशन भी अनुच्छेद 324 में किया गया है, इसीलिए चुनाव आयोग जो होगा ये संवैधानिक संस्था होगी। यानी कि जो विकल्प बी दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की? जल्दी से बताएंगे जो भी बच्चे लाइव हैं। जो भी बच्चे लाइव हैं, आप लोग जल्दी से बताएंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था? ये आपसे पूछा गया है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। ध्यान देंगे, एम एस स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किया था, और इन्हीं एम एस स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वैसे अगर बात करते हैं कि सिर्फ हरित क्रांति के जनक कौन है, तब आपका आंसर क्या होगा? नारमन बोरलाग हो जाएगा। ठीक है ना? तब आपका आंसर नारमन बोरलाग हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि जो पहला विकल्प दिया था, ये बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका बच्चों राइट आंसर क्या होगा। जो भी बच्चे लाइव हैं, जो भी बच्चे लाइव हैं, आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं डिटेल में, इसको हम लोग समझते हैं आंसर क्या होगा। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में चित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? जगह भरने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए, जिज्ञासा और रुचि बढ़ाने के लिए, शिक्षक को पढ़ाने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखेंगे जिज्ञासा और रुचि बढ़ाने के लिए मैप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चित्रों का। ये आपका आंसर क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? छात्रों को परीक्षा में पास कराना, छात्रों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाना, छात्रों से परियोजना कार्य करवाना, छात्रों को केवल तथ्य सिखाना। क्या होगा भैया? छात्रों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाना। यानी कि जो विकल्प बी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये सब तो क्वेश्चन क्वेश्चन आसान है, आप सब जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कौन सी संस्था, कौन सी बॉडी जो है विधायी कार्य करती है? विधायी, विधायी का मतलब क्या होगा भैया बताओ? विधायी, विधायी का मतलब होता है कि विधि को कौन बनाती है संस्था, वो क्या कहलाएगी? विधायी कहलाएगी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव कहते हैं, लेजिस्लेटिव कहते हैं। और ये कार्य कौन करता है भैया? संसद कहती है। कौन करती है? संसद करती है। संसद के कितने सदन होते हैं आपको सभी को पता है। संसद जो है ये लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। उपरोक्त तो बी एंड सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 17 देखेंगे। कौन सी फसल रबी की फसल कहलाती है? रबी की फसल आपको बताना है, गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये जो फसलें होती हैं, इनको हम रबी की फसलों में समाहित करते हैं। और रबी के बाद क्या आता है? खरीफ की फसल आता है, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं?
रबी कि मतलब इनको जो बोलते हैं खरीफ की फसल कहते हैं। और बाद में आती है जायद आती है, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जायद फसल में समाहित किए जाएंगे। रबी की फसल में किसको समाहित किया जाता है भैया? गेहूं। विकल्प सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। धान, धान क्या होगा भैया? जो पहला विकल्प दिया है, ध्यान समझना, जो पहला विकल्प दिया है धान, धान किस में आएगा? रबी के बाद क्या आती है? खरीफ में शामिल होगा धान, ठीक है ना। दूसरा विकल्प क्या दिया है? गेहूं दिया है। सॉरी, बी विकल्प में क्या दिया है? ज्वार दिया है। ज्वार भैया किस में आएगा? ज्वार किस में आएगा? ये भी खरीफ में आएगी ज्वार, ये भी खरीफ में आएगा, ठीक है। अगला विकल्प क्या दिया है? गेहूं दिया है, सी। मैंने भी गेहूं को बता दिया कि ये रबी में आएगा, ठीक है। अगला विकल्प क्या दिया है? मक्का दिया है, डी। तो मक्का भी किस में आएगा? मक्का जो है ये भी किस में आएगा? खरीफ में ही आएगा, ठीक है ना, ये भी खरीफ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो विकल्प सी दिया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सामाजिक अध्ययन में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलो जल्दी से बताएंगे जो भी बच्चे लाइव हैं। प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है एसएसटी के विषयों के अंतर्गत? तो क्या होगा आंसर आपका? जल्दी से बता सकते हैं आप सभी। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर राइट क्या होगा। सामाजिक अध्ययन में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य, बच्चों को चुप कराना, रटने की आदत डालना, सोचने और विचार करने की क्षमता बढ़ाना, समय निकालना। तो आंसर क्या होगा? सी विकल्प हो जाएगा, ठीक है, सोचने और विचार करने की क्षमता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? आसान सा क्वेश्चन है, विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, ये आपको बताना है। कर्क रेखा के विषय में बात करें, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड लाइन होते हैं उससे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब 8 राज्य क्या है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और झारखंड, ये 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। इसके लिए ट्रिक क्या है? गमछा मित्र परझार, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग नैतिक मूल्यों को दर्शाता है? संविधान का कौन सा भाग नैतिक मूल्यों को दर्शाता है, ये आपको बताना है। चलो हम लोग देखते हैं जो विकल्प है, विकल्प के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व दिया है, मौलिक कर्तव्य दिया है, प्रस्तावना दिया है। तो नैतिक मूल्यों को दर्शाने का कार्य कौन करेगा भैया? तो जो विकल्प डी दिया गया है प्रस्तावना, ये आपका आंसर जो है राइट हो जाएगा। प्रस्तावना का मतलब क्या होगा? प्रियम्बल हो जाएगा, प्रियम्बल हो जाएगा। ये जो विकल्प दिया गया है आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? कन्याकुमारी, लक्षद्वीप दिया है, अंडमान द्वीप दिया है, इंदिरा पॉइंट दिया है। यानी कि जो भारत देश है, जो भारत देश है, भारत देश का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं चार्ट के माध्यम से, जैसे, ठीक है, ये क्या है? भारत का मानचित्र हो गया। भारत के ऊपर में सबसे देखेंगे, इंदिरा क्या है भैया? भारत के ऊपर में जाएंगे तो क्या है? भारत के उत्तरी सीमा में जाएंगे, इंदिरा कॉल है, और नीचे इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, और इधर क्या है? की बी टू, की बी टू, या बेलागू है, बेलागू है। इधर क्या है भैया? सर क्रीक है, सर क्रीक है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? यहाँ पर दक्षिणी पूछा गया था ना, दक्षिणी में क्या होगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देखते हैं, नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था? साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, वाराणसी से, मुंबई से दिया गया है। तो नमक सत्याग्रह जो है ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था, ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर बच्चों क्या होगा?
तो जो पहला विकल्प दिया है साबरमती आश्रम से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो विकल्प दिया गया है ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रोजेक्ट कार्य क्यों कराया जाता है? आपको बताना है। समय व्यतीत करने के लिए, रचनात्मक और व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाने के लिए, परीक्षा में अंक लाने के लिए, किताब से दूर रखने के लिए। प्रोजेक्ट कार्य क्यों कराया जाएगा भैया? रचनात्मक और व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाने के लिए, यानी कि जो विकल्प बी दिया गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? और आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आप लोग को बताना है राइट क्या होगा। भारत में अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये बताएंगे आप लोग। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल दिया है, तो जल्दी से आप सब बताएंगे भैया इसका आंसर क्या होगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। जल्दी से आप लोग बता सकते हैं तो बता दें। चलो, अगर वर्तमान में बात करें तो जो यूपी है ये क्या हो जाएगा भैया? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा, यानी कि जो सी विकल्प है ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना? और आज के इस सेशन में आप सभी ने 25 जो है प्रश्नों की श्रृंखला को कवर किया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और हम इसे करते हैं इसी क्रम में। ठीक, तो आज की सेशन में इतना ही। हम आपसे बहुत जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन में। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर देंगे। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, उसे आप लोग प्रेस कर देंगे ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन वगैरह आसानी से पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें आप सब।